Welcome to all of you in my today's session under the YouTube channel ऋषि द क्रिएटर। ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन सेशन में मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज वस्तुतः हम जिस सेगमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं वह जीएस का सेगमेंट है, जियोग्राफी। मैंने अपने पिछले सेशन में द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्ट, जो पृथ्वी के समतल सतह पर जो महत्वपूर्ण आकृतियां या बनावट मौजूद है, उसकी मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें मैंने सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील, झाड़ी, प्रायद्वीप इत्यादि इत्यादि मीन्स आई डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स विच इज रिलेटेड विथ जियोग्राफी, जो जियोग्राफी के से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद चूंकि मैंने कहा है कि मैं उतना अभ्यास कर कर आप लोगों के सामने आता हूं कि मेरा प्रयास होता है कि मैं ऐसी विषय वस्तु को आपके सामने रख कर प्रकट कर सकूं जो राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वस्तुनिष्ठ सेगमेंट के लिए भी प्रभावकारी हो और साथ में विभिन्न प्रकार की जो अन्य परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए भी वो आवश्यक। और उसी कड़ी में आज हम मूलतः ग्लोब आप देखते हैं, ग्लोब को दूसरे भाषा में मॉडल ऑफ अर्थ कहा जा सकता है। एम आई राइट? पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब जो है एक तरह से रिप्लिका का काम करती है। वो क्रिकेट जगत से आप लोग सभी लोग थोड़ा ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं तो रेप्लिका टर्म जानते होंगे। ट्रॉफी की रेप्लिकाएं सामान्यतः प्रदर्शित होती रहती हैं। उसी तरह से ग्लोब जो है वो पृथ्वी का जो है एक रेप्लिका। इस चीज़ को दिमाग में रखना। जिस चीज़ को बिना हम देखे समझ नहीं सकते हैं, पृथ्वी की तमाम बनावटों को, तो उसको एक आकृति, चूंकि पृथ्वी भी गोल है, गोलाकार है, तो ग्लोब को भी उसी आकार में बनाया जाता है और उस पर ही वो तमाम भौगोलिक बनावट दर्शाई जाती है ताकि आपको समझाया जा सके कि मूलतः पृथ्वी की प्रकृति कैसी है। तो स्वाभाविक है कि मैं एग्जैक्टली तो अभी ग्लोब रखा नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे मिलती जुलती एक वस्तु को लेकर आपके सम्मुख आने का आज जो है हम काम करें। तो सबसे पहला चीज कि पहले हम लोग बनावट को 2D, अब बोर्ड तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, तो यह मान लो ग्लोब है, यह पृथ्वी का मॉडल है, मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई होगी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू स्टडीड व्हेन यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोब, जब आप ग्लोब समझने की दिशा में कदम बढ़ाए होंगे, तो आपने सबसे पहले चीज क्या समझा होगा कि धरती है, गोल है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल होता है, हल्का टिल्ड होता है। तो सबसे पहले तो स्पष्ट है कि धरती जो है, सहायक महोदय, तो जो सबसे पहली बात है
जो कि हम लोगों को समझनी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को यह समझना है कि आखिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो टर्म का उपयोग में लाने का कारण क्या था। तो वस्तुतः आप जानते हैं कि धरती जो है, धरती, अब ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यह इसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो धरती जो है इस तरह से एक्सिस पर है। धरती जो है एकदम मूल चीज़ आप समझिए कि धरती जो है इस तरह से अपने एक्सिस पर है। तो सबसे पहले धरती क्या करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। धरती क्या करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। और इसी घूमने के कारण, ये जो घुमाव होता है इसका अपने एक्सिस पर, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो जिस एक्सिस पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यू कैन इजीली सी दिस स्ट्रक्चर, तो जो ऊपर वाला जो किनारा है उसको नॉर्थ पोल कहा गया, और जो नीचे वाला है जिस पर धरती घूम रही है इसको साउथ पोल कहा गया। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ पोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउथ पोल। तो जो ऊपर का फिंगर टिप था, इंसर्टिंग पॉइंट इनसाइड द अर्थ इज कंसीडर्ड एज नॉर्थ पोल, और जो नीचे से था वो साउथ पोल था। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ पोल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन साउथ पोल। पहला चीज तो तय हो गया। उसी पर घूमने के कारण दिन और रात होता है, लेकिन इसके साथ साथ वह अपनी निर्धारित कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ वह अपनी निर्धारित कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करता है। दोनों चीज आपको जानना है। मीन्स लाइक इस तरह की एक्टिविटी के साथ साथ यह जो है सूर्य की भी परिक्रमा करने का काम करता है। इस चीज को हम लोगों को समझना है। जो सूर्य की परिक्रमा किया उसके कारण क्या हुआ, ऋतु परिवर्तन हुआ, जिसमें 365 दिन कुछ घंटे कुछ मिनट लगते हैं, और जो अपने अक्ष पर एक्सिस पर वो जो रोटेट किया उसके कारण दिन और रात हुआ। तो सबसे पहला चीज तो एक्सिस की भूमिका में यह चीज आप समझ लीजिए कि नॉर्थ पोल क्या हुआ, साउथ पोल क्या हुआ। बोलोगे बिल्कुल अच्छा है सर, बड़ा मजा आया, समझ गए। अब बात आती है कि दिन रात समझ गए, ऋतु परिवर्तन साल भर सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला कुल समय बिल्कुल समझ गए सर, नो नीड टू वरी एट ऑल। अब सवाल आता है कि आज के दौर में इसको आप लोग बड़ा आसानी से समझ लो, लेकिन आज से 10 वर्ष पहले थोड़ा याद करना पड़ता। अब इस ग्लोब में भारत है, इस ग्लोब में भारत है, तो भारत की स्थिति की जानकारी कैसे मिलेगी, क्या बोलेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन दैट वेयर इंडिया लाइज ऑन द अर्थ, देन हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे समझा जाएगा? इसी लोकेशन को समझने के लिए जो सबसे दो महत्वपूर्ण चीज आते हैं वह क्या आता है, समझो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश और लैंगिट्यूड को बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। एक्चुअली जो पूरी धरती है वह अक्षांश और देशांतर से भरी हुई है, जिसको कि कंबाइंडली कहा जाता है ग्रिड लाइंस। क्या बोला जाता है? ग्रिड लाइंस। इसको कंबाइंडली क्या बोला जाता है? ग्रिड लाइंस। जितने अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको अगर एक टर्म में, एक संबोधन में
पूछा जाए कि क्या कहा जाता है, तो ग्रिड लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्रिड लाइंस को अगर यह कहा जाए दैट द समेटिव फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का संग्रह, सम्मिलित तौर पे इसको क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे कि सर ग्रिड लाइन तो समझ गए कि अक्षांश देशांतर रेखाओं को, सभी प्रकार की रेखाओं को मिलाकर अगर एक टर्म देना रहे तो उसको ग्रिड लाइन कह देंगे। लेकिन अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? देशांतर रेखा किसको कहते हैं? अंग्रेजी में लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? तो सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में क्लियर कर लेना, माइट बी बिकॉज व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ 10, 11, 12, मतलब जब उस वक्त की मैं बौद्धिक क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई के दौरान, तो हमेशा एक विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। अक्षांश देशांतर याद रहेगा, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लगभग मिलता हुआ शब्द है, जिसके कारण बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि अब लॉन्गिट्यूड को अक्षांश कहेंगे कि लैटिट्यूड को अक्षांश कहेंगे। तो अक्षांश एक को पकड़ लेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। अक्षांश को अगर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप सभी सदस्य हैं, कुछ तो HODs भी होंगे, तो तुम को TUM लिखना बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ जा रहे हो? KAHA, जा, जे, मैंने हिंदी अंग्रेजी जो है ना सब मिलाकर एक कर दिए। अक्षांश भी A से शुरू होगा, L कॉमन है। अक्षांश तो देखेंगे लैटिट्यूड, L के बाद A आ रहा है, A मतलब अक्षांश। दिमाग में रख लिया कि लैटिट्यूड मतलब अक्षांश का, L तो कॉमन है, कॉमन हटाया। अब उसके बाद सेकंड अल्फाबेट A फॉर अक्षांश, लैटिट्यूड, क्लियर। दिमाग में परमानेंट रखने के लिए ट्रिक, ताकि आप कभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज नहीं हो, आप कभी परेशान नहीं। अब हम लोग आते हैं कि भाई अक्षांश रेखा किसको कहते हैं और देशांतर रेखा किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब ऑल दीज थिंग्स। अब समझो, यह धरती है, यह धरती है, मतलब रफ वर्क आपको बता रहे थे, रफ वर्क। रेखाएं तो दो ही प्रकार से खींची जाएंगी। ये बोर्ड है, इसको बोर्ड मान लो, बोर्ड है ही ना। रेखा तो यूजुअली दो ही टाइप से खींची जाएगी, या तो इस तरह से खींची जाएगी या तो इस तरह से खींची जाएगी। एम आई क्लियर? इज इट विजिबल? सही बोल रहे हैं? बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब हम लोगों को अक्षांश रेखा के बारे में समझना है। अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड। यह जो पृथ्वी आप देख रहे हैं गोल है, तो डेफिनेटली इस नॉर्थ पोल साउथ पोल देखने से एक चीज़ तो भूगोल के हिसाब से बिल्कुल, देखो मैंने कहा है कि आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन वेरी बेसिक मैनर, बिल्कुल सरलता के साथ समझाने की मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि तुम कुछ नहीं जानते और तब मुझे बताना है। ऐसा नहीं है कि मान लिया कि तुम ये चीज़ जान रहे हो, नहीं, मेरे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, उनको बताना है। और जो जानते हैं उनके दिमाग में ऐसी इस तरह से बैठा देना है कि फिर वो भूल ना पाए। इसके आधार पे इसको इस पर रखते हैं, तो जो मैप का डायरेक्शन होता है इतना तो पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मतलब क्या है, इसको यहां उठा के रखते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इट मीन्स व्हाट, कि या तो रेखाएं, अब मैं डायगोनल रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, तो या तो रेखाएं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की होंगी या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की होंगी। सही बात है कि नहीं? उसी पर बांटना है। तो जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ हैं, जो रेखाएं पश्चिम से
पूरब की तरफ है, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं मतलब पूर्व से पश्चिम, या लिखिए पश्चिम से पूर्व, जो भी लिखिए, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर की रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। एकदम याद रख लेना। मतलब ग्लोब के डायरेक्शन में द लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यही तो कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब मतलब अर्थ, ग्लोब मतलब अर्थ, ये चीज तो आपको याद रखना है। अब यह जो रेखा है, सबसे मूल रेखा जो होती है वह रेखा होती है जो, अगर पृथ्वी गोल है, गोल मतलब क्या हो गया? स्फेयर है। एम आई करेक्ट? स्फेयर है मतलब गोलाकार है। तो गोलाकार है मतलब अगर रेखाएं इधर से इधर है तो कोई एक रेखा ऐसी होगी जो उस पूर्ण गोले को दो बराबर अर्ध गोले में बांट देगी। इन इंग्लिश, डेफिनेटली देयर इज अ लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट which is responsible to divide the earth into two equal hemisphere। वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच, वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है उसको कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। वह रेखा, और वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको कहते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। मतलब दिस वन इज 0 डिग्री, दिस वन इज 0 डिग्री विच इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब आप देखिए, भूमध्य रेखा, इक्वेटर में कंफ्यूजन होगा लेकिन इंग्लिश भी मैं लेके चलता हूं। लेकिन ये हिंदी 0 डिग्री जो अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य की रेखा। बिल्कुल दिमाग में आ गया। और यही रेखा जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है क्योंकि पृथ्वी गोलाकार होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? द टू कनेक्टिव लाइंस which meets due to passing from the center of the sphere। मतलब एक तरह से जो गोला की परिधि है उस पर दो बिंदु, बाहरी दो बिंदु, जिसको मिलाने वाली सरल रेखा उसके केंद्र से होकर गुजरती है, वही सबसे लंबी लाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, है कि नहीं? तो वही चीज़ है, सबसे लंबी रेखा यही होती है, भूमध्य रेखा। So in objective point of view, if question will come in such kind of manner that which latitude is having the maximum length, then definitely you have to click a tick on equator और भूमध्य रेखा सबसे लंबी। अभी आगे मैं जब देशांतर पे आऊँगा तो बताऊँगा कि मूल अंतर क्या है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई एक होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन अक्षांश रेखा में ही आ सकता है। अब इसके ऊपर एक चीज समझना है, इसके ऊपर मतलब इधर से इधर हम कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर। और इधर से इधर हम कहाँ जा रहे हैं? साउथ की ओर। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम समझो। तो यहां से शुरू होता है उसी तरह से नीचे। तो जो रेखा 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है, जो रेखा 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है, उन रेखाओं का निरूपण 0 डिग्री टू 90 डिग्री, पहले तो 90 डिग्री लिखे चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है नॉर्थ और यहाँ 90 डिग्री है साउथ। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ कहेंगे।
तो यहाँ 0 से लेके उत्तरी ध्रुव के तरफ जब अक्षांशीय रेखाओं का निरूपण होता है तो उनके मैग्नीट्यूड के साथ में लिखा जाता है, डिग्री तो टर्म है, नॉर्थ n लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? n लिखा जाएगा। अगर ये अपवर्ड में है, इक्वेटर से ऊपर, और अगर नीचे है तो वह 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या लिखा जाएगा? साउथ लिखा जाएगा। इस चीज को हम लोगों को समझना। अब सवाल आता है, बिल्कुल समझ में आ गया सर कि भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की तरफ जो 90 महत्वपूर्ण 90 रेखाएं हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू 90 डिग्री, विच इज नॉन अदर देन नॉर्थ पोल, और उसी तरह से नीचे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री साउथ, विच इज नोन एज साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि उसके अगर बगल में n लिखा गया मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर की रेखाएं हैं, s लिखा गया साउथ मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण की रेखाएं। बिल्कुल सरलता के साथ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल आता है कि बिल्कुल सर अक्षांश रेखा भी समझ गए, भूमध्य रेखा से ऊपर डिग्री n टर्म लगेगा और नीचे डिग्री s टर्म लगेगा, ये भी समझ गए। अब आता है तीसरा कि सर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं हैं, इज देयर एनी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड व्हाट वी हैव टू रिमेम्बराइज, जिसको हमको याद करना पड़े? बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है। इस ग्लोब को सामान्यतः बांटा गया है। अब जैसे ये तो आपकी 0 डिग्री है, ये हो गया 23.5 डिग्री, उसी तरह से यहाँ भी ये हो गया 23.5 डिग्री, फिर एक है 66.5 डिग्री, तो नीचे भी है 66.5 डिग्री। अब यह आपको बताने की तो मुझको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर मतलब डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसी तरह से डिग्री साउथ, नीचे डिग्री साउथ, मतलब 5-6 महत्वपूर्ण टर्म है। 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज़ नॉन अदर देन, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं जिनको भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री नीचे है इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। आपको याद रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा। और उसी तरह से 66.5 डिग्री ऊपर में क्या पाया जाता है? आर्कटिक महासागर। नीचे में क्या है? अंटार्कटिका है कि नहीं? आर्कटिक ऊपर में है, अंटार्कटिका नीचे में। तो ऊपर जो 66.5 है उसको आर्कटिक रेखा, नीचे अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक रेखा, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यही तो 5 है भाई। भूमध्य रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो आप जानो। यही निरूपण है आपका अक्षांश उर्फ लैटिट्यूड का। यही जो है कॉन्सेप्ट है अक्षांश रेखाओं का कि भाई ऐसे करके बन। सामान्यतः अब 2 अक्षांश की दूरी पूछ दे, 2 देशांतर की दूरी पूछ दे तो 111.2343, 110.35, मतलब लमसम अगर एक्यूरेट नहीं पूछा जाए तो अगर 110 या 111 है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई 112, 14, 15 और 110 या 111 है तो अगर 110 या 111 का विकल्प है कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है तो आपको इसी में टिक लगा लेना। यह तो तमाम जानकारी हुई अक्षांश रेखा। अब क्या है भाई, आप पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की रेखाओं की चर्चा तो कर दिए। क्या ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल के भी तरफ से रेखाएं मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। और उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस चीज को याद रखना।
फिर यही ग्लोब मान लेना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर यहाँ अक्षांश में रेखाओं का जाल ईस्ट वेस्ट के रेफरेंस में था, तो यहाँ रेखाओं का जाल नॉर्थ और साउथ में होगा। और इस तरह से रेखाएं बनती जाएंगी। वैसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं, उनको देशांतर रेखा कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ग्लोब है। अब ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, भाई रेखा ऐसे करके यहाँ से यहाँ जाए या ऐसे करके यहाँ से यहाँ जाए। सबसे पहला तो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि द लेंथ ऑफ ऑल द लॉन्गिट्यूड, मतलब सभी देशांतर रेखाओं की दूरी समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो देशांतर रेखाओं की दूरी समान होती है। पहला महत्वपूर्ण चीज क्यों होती है वो मैंने आपको दिखाया कि इफ one is going to be considered as top and lower portion is going to be considered as bottom, अगर ऊपर और नीचे है तो स्वाभाविक है कि अगर गोलाकार है तो सरकमफेरेंस पर अगर ऊपर से नीचे की तरफ रेखाएं खींची जाएं जो दोनों एक्सिस को मिलाए, दूरी सेम रहेगी। देशांतर रेखाओं का महत्व सिर्फ यही नहीं है। एक लाइन में आपको समझना है कि जो दुनिया में समय का निर्धारण होता है वह देशांतर रेखाओं के कारण होता है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने यह समझा कि 0 से 90 ऊपर 90 नीचे अक्षांश रेखाओं का कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं का भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई 0 डिग्री से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ठीक है सर, शुरुआत तो 0 से होगी, समझ में आ रहा है, कहाँ तक जाएगा ये आप बताइएगा। लेकिन आप लोग तैयारी करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब ऑल द लेंथ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेम, जब सभी देशांतर रेखाओं की दूरी एक है, लंबाई एक है, तो विच इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 0? कौन 0 होगा? आप कंफ्यूज नहीं हुए? आप कंफ्यूज होंगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई जब सभी की लंबाई एक है, जैसे लैटिट्यूड में तो समझ में था कि जो सबसे लंबी रेखा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, कि वो 0 डिग्री की रेखा है। देशांतर रेखा में तो सबकी लंबाई बराबर है, तो कौन 0 होगा? तो इसके लिए वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त कि कहाँ 0 हो, कौन सा लॉन्गिट्यूड 0 हो, उसके लिए वॉशिंगटन डीसी में इसके निर्धारण के लिए बैठक बुलाई। 25 राष्ट्रों ने शिरकत किया और सबने यह मिलकर निर्णय लिया, सभी राष्ट्रों ने यह मिलकर निर्णय लिया कि लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, कि भाई ग्रीनविच जो कि ब्रिटेन में है, लंदन के पास है, कि जहाँ जो रेखा उस ग्रीनविच से होकर गुजर रही है उसी को 0 डिग्री मान लिया जाए, उसी को 0 डिग्री मान लिया जाए। और चूंकि यह निर्णय कई राष्ट्रों के द्वारा सामूहिक तौर पर लिया गया, तो ऐसा मान लिया गया कि द लाइन और द लॉन्गिट्यूड which crosses the Greenwich area, Greenwich place nearby the London is going to be considered as 0 डिग्री longitude। अब उसके बाद स्टेप 2 था कि अगर यह रेखा को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया गया, तो अब इसके पूरब
इसके पूरब और इसके पश्चिम, जिस प्रकार से अक्षांश में उत्तर और दक्षिण था उसी प्रकार से इसमें पूरब और पश्चिम में 180 लाइन पूरब, मतलब कि अगर यह 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इससे पूरब की तरफ मतलब 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट, एंड ये तो इधर हो गया मतलब इधर से इधर के लिए, और वेस्ट के लिए 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट। ये फॉर्मेट बनाया गया लॉन्गिट्यूड अथवा देशांतर रेखा के लिए कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे 180 पूरब, उससे 180 पश्चिम। अरे यही तो कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 360, तो 0 से 180 मतलब 0 अगर आगे है तो 180 पीछे, और जो पश्चिम के तरफ से गया वो भी तो सेम है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट, बोथ आर सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन है। जो पूरब से गया वो 180 डिग्री ईस्ट कह रहा है, जो पश्चिम से गया वो अपने आप को 180 डिग्री वेस्ट कह रहा है, लेकिन बोथ लाइन आर सेम 180 डिग्री। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ जो कैलकुलेशन आप लोगों को भूलते होंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो। टोटल कितना लाइन है, 360 लॉन्गिट्यूड है, टोटल टाइम टेकन कितना है इसके लिए, इस पिक्चर इज कमिंग इन बोथ कैमरा, इसके लिए टोटल कितना है भाई, तो 60 मिनट 24 घंटा। क्या, तो 1 डिग्री के लिए क्या हो गया, 60 गुने 24 बटा 360, 6 चौके 24। इसका मतलब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि द टाइम टेकन फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री पूर्व या 1 डिग्री पश्चिम, 18 डिग्री पूर्व रखो तो 18 डिग्री और 19 डिग्री, ये जो दोनों डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, उसको क्रॉस करने के लिए जो टोटल समय लगता है अर्थ को, वो कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन रहता है कि हाउ मच टाइम टेकन, टाइम ड्यूरेशन टू क्रॉस वन लॉन्गिट्यूड, वन कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड। कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर, जो आपको आसानी से समझ में आया कि 360 रेखाएं हैं, टोटल समय 60 मिनट के हिसाब से 24 घंटे में लगा, तो एक रेखा 60 गुने 24 बटा 360, आंसर आ गया। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट what we have to know about the longitude as well as latitude। अब लास्ट में एक चीज बता रहे हैं, और इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप जिसको ग्रिड लाइंस कहते हैं, उसके आधार पे पृथ्वी पर जो उपस्थित जगह हैं उनका निर्धारण होता है कि कहाँ है एग्जैक्टली। चूंकि ग्लोब के लिहाज से नॉर्मल सी बात है, ये अक्षांश हुआ, ये देशांतर हुआ, आपको ये जगह है, तो डेफिनेटली जो है ये एक ब्रैकेट में ही तो होगा, डेफिनेटली एक ब्रैकेट में होगा। इट मीन्स इन बिटवीन द रेंज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एंड दिस वन इज हेल्पफुल फॉर द फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस वॉट एवर वी आर जस्ट वांटिंग टू नो। और इसको सरल भाषा में समझना है तो स्मार्टफोन की जय हो, जियो देवता की जय हो। आसान हुआ है, काफ़ी चीज़ें आसान हुई हैं जियो के आने के बाद। आप जीपीएस ऑन कर लीजिए मोबाइल में, एक पिक्चर खींचिए, उसको गैलरी में जाइए, खोलिए, ऊपर में 3 बटन्स डिटेल्स क्लिक कीजिए, यू विल सी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज विथ लोकेशन, एंड दैट लोकेशन मीन्स the range of longitude and latitude where you have taken that picture, जहां आपने तस्वीर ली उसका एग्जैक्ट लोकेशन वो देता है। और वही लोकेशन को जब आप समझेंगे तो पाएंगे कि that is the combination of longitude and latitude and how it is helpful or fruitful for finding the exact location of the thing। चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मूलतः समझ लेना है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं
वह समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षांश रेखा जो है वह कटिबंध को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? चूंकि ग्लोब है, सन है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो जो ये 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण के बीच का जगह होता है उसको हिंदी में भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 23 डिग्री दक्षिण, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। सामान्यतः जो सदाबहार वन होता है वो यहीं पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। घने जंगल, अमेजन का जो बेसिन है वगैरह वगैरह सब इसी जोन में पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that if in geography or in any eligibility test or in any examination the questionnaire will ask a question like कि सूर्य की किरणें सीधी किस हिस्से पर, पृथ्वी के किस हिस्से पर पड़ती हैं, तो that region is none other than torrid zone। 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा से, सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत पड़ती हैं और उसके ऊपर 23.5 डिग्री से 66 डिग्री आप ऊपर चले जाएं नॉर्थ में या साउथ में, वहाँ स्लैंट रे पड़ता है, मतलब तिरछी किरणें पड़ती हैं। और यही कारण है कि यहाँ लगभग दिन और रात कभी कभी बराबर भी हो जाता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, लेकिन यह जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वह घटते जाता है। और ध्रुवों पर तो कहना नहीं, ये आपको बचपन में ही बता दिए होंगे अभिभावकगण कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? तो द एंगल ऑफ द स्लैंट रेज बिकम वेरी हाई। तो 6 महीने दिन है, 6 महीने रात। दिस वन इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट बाय मी फॉर यू ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोब and longitude and latitude. I am very hopeful that you understand by all the facts which is related with this portion. Jai Hind, Vande Mataram.